नमस्कार। आज दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक पोल्यूशन, इन सब पर जोर शोर से बहस हो रही है। लेकिन सोचिए, कोई 2500 साल पहले एक व्यक्ति था जो नंगे पैर चलता था, पेड़ों के नीचे रहता था और बहुत सोच समझ कर खाता था। और उन्होंने कहा था, सादा जीवन जियो ताकि दूसरे भी सरलता से जी सकें। तो सवाल ये उठता है कि क्या बुद्ध सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु थे या शायद दुनिया के पहले पर्यावरण चिंतक? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखते हैं कि उनकी जीवन शैली आज हमारी पृथ्वी को बचाने में कैसे मददगार हो सकती है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए, क्योंकि देखिए आज हम जिन बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं, बढ़ता तापमान है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, सही कहा, जानवरों की प्रजातियां खत्म हो रही हैं, प्लास्टिक कचरे के पहाड़ बन गए हैं। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर से जो अत्यधिक उपभोग है, उससे एक मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है समाज में। और अगर हम इन सब समस्याओं की जड़ में जाएं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान का लालच, अज्ञान और जरूरत से ज्यादा उपभोग करने की आदत में दिखती है। और शायद यहीं पर बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो एक अलग रोशनी डालती हैं, है ना? बिल्कुल सही। जैसे इच्छाओं को छोड़ना या कम करना, अपने हर काम, हर एक्शन के प्रति सचेत रहना और सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करना। हाँ, ये किसी एक धर्म की बात नहीं लगती, बल्कि ये तो सस्टेनेबल लिविंग मतलब टिकाऊ जीवन जीने का एक व्यवहारिक तरीका लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। अगर हम उनकी जीवन शैली को ही देखें तो वो अपने आप में ही स्वाभाविक रूप से एक लो कार्बन लाइफस्टाइल थी। अच्छा, कैसे? देखिए, पेड़ों के नीचे रहना, जिसे अरण्यवास कहा गया, इसका सीधा मतलब है कि किसी इमारत, किसी बिल्डिंग का कार्बन उत्सर्जन नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। हाँ, ये तो है। फिर हर जगह पैदल चलना, भिक्षा के लिए भी वो पैदल ही जाते थे, जिसे पिंडपात कहते हैं। ये तो एकदम जीरो एमिशन यात्रा हुई। बिल्कुल। दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना, और उसमें भी ये ध्यान रखना कि कुछ बर्बाद ना हो। ये क्या है? ये है संसाधनों का कम से कम और बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल। और वो कपड़ों वाली बात भी तो है, पनसुकूल वस्त्र, है ना? मतलब फेंके हुए पुराने कपड़ों से बने चीवर पहनना। हाँ बिल्कुल। ये तो कमाल है। आज हम जिसे अपसाइक्लिंग या सस्टेनेबल फैशन कह रहे हैं, वो उस जमाने में उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। सही कहा। ये दिखाता है कि वो चीजों की कीमत समझते थे, उनके पूरे जीवन चक्र का सम्मान करते थे। और इसके साथ ही वो सिद्धांत अपरिग्रह, यानी कम से कम सामान रखना, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। हाँ, ये तो आज का जो कंज्यूमर कल्चर है उसके एकदम विपरीत है। बिल्कुल। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये सब सिर्फ बाहरी पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं था। इस संयम भरी जीवन शैली का असली मकसद तो इंसान के अपने अंदर के दुख को, उसकी पीड़ा को कम करना था। मतलब अंदर की शांति और बाहर का संतुलन, दोनों एक साथ। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा संगम था जिससे इंसान और प्रकृति दोनों का भला हो। जीवन शैली से थोड़ा आगे बढ़कर अगर उनकी सोच को देखें तो एक और चीज आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगती है। वो है सभी जीवों के प्रति नजरिया, अहिंसा। हाँ, अहिंसा, ये उनके दर्शन का केंद्रीय तत्व है। उनका वो कथन है ना कि सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी को अपना जीवन प्यारा है, इसलिए खुद को दूसरों की जगह रख कर देखो और न किसी को मारो, न मारने का कारण बनो। ये कितनी गहरी बात है। आज बायोडायवर्सिटी साइंस हमें यही समझा रही है कि इकोसिस्टम में हर एक जीव, छोटा हो या बड़ा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक भी कड़ी टूटती है तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। बुद्ध ने ये इंटरकनेक्टेडनेस, ये जुड़ाव बहुत पहले ही समझ लिया था। मैंने पढ़ा है कि वो पानी भी छान कर पीने को कहते थे। जी हाँ, ताकि अनजाने में भी पानी में रहने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की हत्या ना हो जाए। ये उनकी संवेदनशीलता दिखाता है। और वो जो कहते थे कि समझदार लोग पेड़ों और नदियों की रक्षा अपने बच्चों की तरह करते हैं, ये तो प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान की भावना है। बिल्कुल। ये सिर्फ उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि सम्मान का पात्र है प्रकृति। अब आते हैं भोजन और उपभोग पर। यहाँ भी उनकी शिक्षाएं आज के जमाने में बहुत क्रांतिकारी लगती हैं। हाँ, कैसे? देखिए, आज रिसर्च साफ बताती है कि मांस उद्योग का पर्यावरण पर कितना बुरा असर है। जंगल कटते हैं, मीथेन गैस निकलती है, पानी बेहिसाब खर्च होता है। सही है। और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा खाना, वो ना सिर्फ हमारी सेहत बिगाड़ता है बल्कि संसाधनों की बर्बादी भी तो है। बिल्कुल। और बुद्ध ने इसी के समाधान के तौर पर
संयम पर बल दिया। मतलब सिर्फ उतनी ही जरूरत पूरी करो जितनी आवश्यक हो। और वो खाने के प्रति नजरिया, हर निवाले के लिए कृतज्ञ होना, स्वाद के पीछे ना भागना। हाँ, उसे भोग की वस्तु ना समझना। आज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स जिसे माइंडफुल ईटिंग या सचेत भोजन कहते हैं। अच्छा, हाँ। वो इसी दर्शन का तो आधुनिक रूप है। ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि ग्रह के लिए भी उतना ही सेहतमंद है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण का असली संकट है वो जंगलों या नदियों में उतना नहीं है जितना हमारे अपने मन के अंदर है? ये बहुत पते की बात कही आपने। बुद्ध ने भी तो यही कहा था, दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी इच्छा, लालसा। यही बेलगाम इच्छा जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उपभोक्तावाद को जन्म देती है। और उपभोक्तावाद से फिर प्रदूषण और विनाश, ये पूरा चक्र बन जाता है। बिल्कुल। इसीलिए उनका समाधान भी बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी था, मन पर केंद्रित था। उन्होंने कहा, इच्छाओं को कम करो और अपनी जागरूकता, अपनी सजगता बढ़ाओ। ये विचार तो आज के जो मिनिमलिज्म मूवमेंट है या स्लो लिविंग की बात होती है, एथिकल कंजम्पशन, हाँ, या क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब आइडियाज से कितना सीधा जुड़ता है। बिल्कुल। मतलब समस्या की जड़ पर काम करना, ना कि सिर्फ लक्षणों पर। सही। ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि कैसे आज का आधुनिक विज्ञान और ये प्राचीन ज्ञान कई जगहों पर आकर मिल रहे हैं। हाँ, ये सच है। आज पर्यावरण वैज्ञानिक सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, सोच समझकर उपभोग करने की सलाह देते हैं, शाकाहार को बढ़ावा देते हैं, प्रकृति के करीब रहने के फायदे बताते हैं, सादगी से मानसिक शांति मिलती है, ये सब कहते हैं। और ये सिद्धांत कोई नए नहीं है। ये वही मूल्य हैं जिन्हें बुद्ध ने न सिर्फ सिखाया बल्कि अपने जीवन में उतारा, जीकर दिखाया। हाँ, ये बात तो है। हो सकता है उन्होंने क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन जैसे शब्द इस्तेमाल ना किए हों, लेकिन उन्होंने हमें वो मानसिकता दी, वो सोच दी जिससे हम इन समस्याओं से लड़ सकते हैं। कौन सी सोच? वही संतोष रखना, करुणा का भाव रखना और प्रकृति के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भले ही बुद्ध को कभी किसी ने एनवायरमेंटलिस्ट का लेबल ना दिया हो, पर उनका पूरा जीवन ही प्रकृति, जानवरों और इस धरती के साथ एक गहरे तालमेल, एक हार्मनी का सबूत था। बिल्कुल। और सोचिए, अगर हम सब, हर इंसान उनकी शिक्षाओं का थोड़ा सा भी हिस्सा, बस थोड़ा सा भी अपनी जिंदगी में अपना लें, तो क्या होगा? तो शायद ये जंगल बचेंगे, ये जानवर सुरक्षित रहेंगे और हमारी ये पृथ्वी, ये ग्रह शायद फिर से खुलकर सांस ले पाएगा। चलिए, आज की इस बातचीत को हम इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। शायद इस ग्रह को बचाने के लिए हमें सिर्फ नई नई टेक्नोलॉजी की ही जरूरत नहीं है, बल्कि उस प्राचीन विवेक, उस समझ को फिर से जगाने की जरूरत है जो हमें प्रकृति के साथ संतुलन में जीना सिखाती है।